अंजन रशीद को तो गवर्नमेंट ने छोड़ा है, पंडितों को सिर्फ इस्तेमाल किया वोट के लिए, हर वक्त वोट के लिए इस्तेमाल किया, दिया कुछ नहीं। ये लटम जिसको ये कंधार ले गए, उसने मेरे चचेरे भाई को मारा, उसने मेरे एमएलए को घर जाके गोली मार दी, उसने बच्चे को खड़ा किया पुल के ऊपर, बम लगाए उसके ऊपर डर पैदा करने के लिए, बटन दबाया, उसके चिचड़े उड़ गए, उसी को आप कंधार ले गए। जिन लोगों ने भारत की आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, क्या जब इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उसमें क्या नारे मारे इंजीनियर के लोगों ने, हम क्या चाहते, आजादी, वी वांट फ्रीडम फ्रॉम इंडिया। ये आपने हिंदुस्तान के लोगों को बताया भारत के लोगों को, कितना इस रियासत को बर्बाद करोगे, कितना इसमें मुसीबत डालोगे। वो तो भगवान से आए हैं, वो थोड़ी माँ बाप से पैदा हुए हैं। अंग्रेजों से कहा आप यहाँ राज करें, ये जो सर फिरे है कांग्रेस के जो आपको निकालना चाहते हैं, हम इनके साथ नहीं है। आज ये भारत के बड़े चाहते हुए हैं, हमारे वैष्णो माता की मेहरबानी है, करोड़ों में लोग वहाँ आते हैं। आप अपनी मीडिया को देखिए, कितना सच लिखते हैं, कितना सच दिखाते हैं। डर है इन्हें, ईडी आएगी, पता नहीं क्या क्या आएगा, इसलिए अपने इज्जत को बचाने के लिए वो जो कहते हैं वो लिखते हैं। फारूक साहब, ये बताएं आप कि जम्मू कश्मीर में वोट की कौन सी इंजीनियरिंग चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, खास करके कश्मीर में, वैली में। क्या मतलब है आपका, क्या हो रहा है? सब लोग लगे हुए हैं, सारी बाटियां लोगों में जा रही हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता था। ये लोगों को अपनी बात सुना रहे हैं, फिर लोग पसंद करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। इंजीनियर राशिद एक तरफ लगे हुए हैं, जमाते इस्लामी के कुछ सपोर्ट से कुछ और भी लोग लगे हुए हैं। बीजेपी कश्मीर वैली से गायब है, वहां पे उसने अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जमात इस्लामी का अच्छा है, नहीं तो वो चोरी चोरी वोट देते थे। अब उनको भी पता लगेगा वो कहाँ खड़े हैं। अंजन रशीद को तो गवर्नमेंट ने छोड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको 2 तारीख को वापस बुलाया है जेल में। वो 20 दिन के लिए आए हैं, वो भी अपना चमत्कार दिखाएंगे। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, उनके कई कैंडिडेट्स हैं जो उनका नाम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उन्हीं की तरफ से खड़े हुए हैं। पर क्यों बीजेपी के कैंडिडेट्स क्यों अब उनका सिंबल या उनका नाम नहीं इस्तेमाल कर रहे? वो आप मेरे ख्याल से बीजेपी के लीडरों से पूछिए, उन्हें ये पता है कि मुसलमान पे जो उन्होंने बहुत मुसीबतें डाली हैं सारे वतन में, वो उनके सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। मैंने सुना कि इंजीनियर राशिद और जमाते इस्लामी अब दोनों एक साथ आ गए हैं और दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में आ गए हैं, ऐसा कुछ है क्या? आप देख रहे हैं ऐसा कुछ? वो तो अब जब पोल हो जाएगा और वोट आ जाएंगे तो पता लग जाएगा कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है। आप ये समझते हैं क्या कि इंजीनियर राशिद और उनकी जो पार्टी है वो बीजेपी की प्रॉक्सी टीम है, या कोई लोग कह रहा है बीजेपी की बी टीम है? इस तरह की बातें ऐसी आने लगी हैं। महबूबा मुफ्ती जी ने कहा यहाँ तो बहुत सी टीमें हैं, यहाँ तो ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम सारी हैं उन्हीं की तरफ से, दे फाइनेंस देम। तो क्या पब्लिक ये नहीं समझ पा रही है कि क्या हो रहा है वहां पे? ये एक मुश्किल रियासत है, इस मुश्किल रियासत में किसी चीज़ को समझना आसान नहीं है। यहाँ हर किस्म की साजिशें होती हैं, हर किस्म के चीज़ें की जाती हैं, और ये हिस्सा भी उसी का है। नहीं तो मुझे ये बताइए कि 20 दिन के लिए राशिद साहब को क्यों छोड़ा गया, और वो भी इलेक्शन के लिए? क्यों इसको अपोज क्यों नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब उन्हें जेल में रखा था 5 साल से कि पाकिस्तान के एजेंट है, पाकिस्तान से पैसा आता है, ये उस पैसे को इस्तेमाल करता था, उस पर तो चार्ज है, इसीलिए तो तिहाड़ जेल में है। मगर आज क्या मजबूरी पड़ी कि हुकूमत हिंदुस्तान को इन लोगों के सामने झुकना पड़ा? ये हुआ ना जब इंडियन एयरलाइंस का वो जो जहाज़ कंधार ले गए थे, वो कौन ले गए थे? वो भी तो इन्हीं के साथी थे, मगर वो भी नहीं, तब भी नहीं समझे जब मैंने इनसे कहा था मत छोड़ो इन्हें, ये आपके लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। कर रहे हैं, मुकाबला करें आप दिल्ली। अच्छा, डोडा में कल प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने 3 खानदान को बहुत बुरी तरह से, जिसे कह सकते, कोसा। बोले ये 3 खानदान सिर्फ अपने परिवार की बात करते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, प्रदेश के लिए इन्होंने नहीं सोचा, इन्होंने इसको जोड़ने के लिए नहीं सोचा, इन्होंने सिर्फ अपनी सोची।
वज़ीर आज़म को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत कम हिस्ट्री जानते हैं। इंडिया के साथ कश्मीर कैसे मिला? 47 में क्या हुआ? क्या था? पाकिस्तानी रेडर्स आए, तब महाराज साहब ने फैसला किया इंडियन फोर्स को बुलाने का। वो तो इंडिपेंडेंट इंडिया कश्मीर चाहते थे, जम्मू कश्मीर, मगर पाकिस्तानियों ने बनने नहीं दिया। तब किसने इस कश्मीर के अवाम को ये कहा, जबकि एक तरफ से इस्लामी नारे लगते थे कि हमारा रास्ता वहाँ की तरफ है, हमारा पानी वहाँ की तरफ है, हमारा रोड वहाँ की तरफ है। वो कौन सी शख्सियत थी जिसने इस रियासत को गांधी के हिंदुस्तान के साथ जोड़ा? वो कौन थे? जिसने जवाहरलाल नेहरू के साथ इस कश्मीर को जोड़ा? कौन थे वो? वो था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, शेर कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे अजीम लीडर, जिन्होंने उस वक्त जमात से कहा, सबसे लोगों से कहा कि हमारा रास्ता पाकिस्तान की तरफ नहीं है, हमारा रास्ता हिंदुस्तान की तरफ है, नेहरू और गांधी के हिंदुस्तान की तरफ है। जी, ये भूल जाते हैं वो। तो लेकिन एक बात, शेख अब्दुल्ला नहीं होता तो हम लोग पाकिस्तान का हिस्सा बन गए होते। जी, तो फारूक साहब ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अब देखिए पत्थरबाजी खत्म हो गई, अब देखिए लोग रात में चल सकते हैं, अब आप देखिए कि इतना टूरिस्ट आ रहा है कश्मीर में, वैली में, लोगों को काम मिल रहा है, लोगों की उन्नति हो रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री का क्या कहना है? हिंदुओं को मुसलमानों से डराने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कहा पार्लियामेंट्री इलेक्शन में? कहा ये घुसपैठिया है, ये बहुत बच्चे पैदा करते हैं, ये अगर आपके पास 2 भैंसें होंगी तो एक भैंस ये मुसलमानों को देंगे, और अगर आपके पास 2 घर होंगे एक मुसलमानों को देंगे। इसका जवाब प्रधानमंत्री, हम मुसलमानों को तो कहें यहाँ कश्मीर में, हम तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हैं, बोले ना हमारे सामने। इसमें कोई बात नहीं करते। जिस तरह इन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद किया, जम्मू कश्मीर छोड़िए, हिंदुस्तान को जिसे बर्बाद किया, नफरतें पैदा की, क्या डर लगता है कि कौन कहाँ किसी को मार डाले? ये किसने पैदा किया? ये नेहरू ने नहीं किया, ये शास्त्री ने नहीं किया, ये जो भी वजीर आज़म अपने वाजपेयी जी, उसने नहीं किया। उसने कहा कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत में कश्मीर का हम फैसला करेंगे। कहा उनने, क्या कभी नए अल्फाज इस्तेमाल किए? और ये हमें सिखाते हैं सबक, कहते हैं ये है वो है। टूरिस्ट यहाँ पे जब भी था, मैं जब यहाँ पे आतंकवाद भी था तब भी टूरिस्ट थे यहाँ पे। जब करगिल का वॉर हुआ, रातों रात वो बेचारे भाग गए यहाँ से। जब इन्होंने 370 हटाना था, टूरिस्ट भरे हुए थे। इनने क्या कहा? अमरनाथ की यात्रा चल रही थी, कहा एक पिका गन मिली है, जो कोई गन नहीं थी, एक बहाना था लोगों को यहाँ से निकालने का। लोगों को, टूरिस्ट को होटलों से खींच के बसों में बिठाया गया। उसका जवाब देना वो क्या था? जी फारूक साहब, आप फारूक साहब, आप जो हैं जिनका ये गिनते हैं ना नंबर, सुनिए, सबसे ज्यादा टूरिस्ट, सुनिए मेरी बात सुनिए, हमारे वैष्णो माता की मेहरबानी है, करोड़ों में लोग वहाँ आते हैं। अमरनाथ यात्रा है, 5-6 लाख वो भी आते हैं। तो क्या कह रहे हैं ये? और उन यात्रियों को जब लाते हैं, आप जानते हैं, बसों में बिठाते हैं, और बस सिर्फ वहाँ रुक सकती है जहाँ इन्होंने उनके लिए रखा है। कैदियों की तरह लाते हैं। वो श्रीनगर पहुँच के डल लेक में नहीं जा सकते, बाजार में नहीं घूम सकते, सीधा ले जाते हैं अमरनाथ जी के यहाँ और सीधा वापस ले जाते हैं। ये टूरिज्म है। तो क्या कश्मीर देखेंगे? तो एक बात बताइए फारूक साहब कि पीएम के साथ तो आपकी भी अच्छी केमिस्ट्री है, बड़ा राफ्ता रहा है, वो आपसे सलाह भी लेते रहे, पहले कभी बातें भी होती हैं। तो ये बातें क्यों, आपकी बातों को उन्होंने समझा नहीं? क्या प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम से? वजीर आजम महान है, उनको किसी की एडवाइस नहीं चाहिए, वो खुद फैसला करते हैं। वो तो भगवान से आए हैं, वो थोड़ी माँ बाप से पैदा हुए हैं। वो तो भगवान से आए हैं, वो तो करीब भगवान खुद है, तो उससे क्या एडवाइस करेगा कोई? जिन लोगों ने भारत की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेजों से कहा आप यहाँ राज करें, ये जो सर फिरे हैं कांग्रेस के, जो आपको निकालना चाहते हैं, हम इनके साथ नहीं हैं। आज ये भारत के बड़े चाहते हुए हैं। कैसा है ये? इसका जवाब तो ये देते नहीं है। फारूक साहब, आपको ये लगता है कि राजनीति में इंसानियत कहीं दब जाती है, खत्म हो जाती है?
आजकल की राजनीति तो यही है, कोई सच बोल ही नहीं सकता। अगर सच बोलेगा तो जेल में होगा। आज कोई भी सच लिखता भी नहीं है। आप अपने मीडिया को देखिए, कितना सच लिखते हैं, कितना सच दिखाते हैं। डर है इन्हें, ईडी आएगी, पता नहीं क्या क्या आएगा, इसलिए अपने इज्जत को बचाने के लिए वो जो कहते हैं वो लिखते हैं। मैं चाहता हूं कि वो भारत बने फिर से, जिसमें मीडिया फ्री हो, वो तनकीद कर सके, जहां आप गलत है वो कह सके आप गलत है, क्यों ना बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, उसके बारे में कहे। हम लोग जब हुकूमत में थे, जब हमें क्रिटिसिज्म आता था, मैं फौरन उसकी तहकीकात करता था कि भाई ये क्रिटिसिज्म क्यों है, इसमें सच्चाई कितनी है, और अगर सच है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करता था। ये है मीडिया का फ़ायदा डेमोक्रेसी में। अल्लाह करे ये मीडिया फिर उस हाइट पे पहुंचे जहां इसको किसी का डर ना हो, और सच्चाई से जो बयान करने का लोग वो लोगों के सामने लाएंगे। वो मीडिया मैं चाहता हूं, और इंशाल्लाह वो मीडिया आएगा। आप लोग आज़ाद होगे, जो आपको जो सच्चाई है वो आप सामने लाओगे, वो भारत होगा। एक बात बताइए, क्या जम्मू कश्मीर में भी एजेंसी सीबीआई ईडी का डर दिखाया गया क्या? बहुत डर, उन्हीं का नहीं, बाकी चीज़ों का डर। नौकरी से निकाल देंगे, बात नहीं कर सकता, और अगर कोई पूछेगा उससे वो कभी सच्चाई बात नहीं करेगा, इस डर से कि बस कल ही पुलिस पहुंच जाएगी, उसको पकड़ लेगी। ये हाल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जब अगर आप वापस पावर में आते हैं तो कश्मीरी पंडितों के लिए क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया उम्र के वक्त में। इनको अपने घर बसाने की कोशिश करेंगे, इनको घर लाएंगे, इज्जत से लाएंगे, गाड़ियों में बंद करके नहीं लाएंगे। मनमोहन सिंह जी ने सबसे बड़ी चीज़ जो की वो लोग भूल जाते हैं। 3000 पंडित बच्चियों को नौकरी दी वादी में, कि जब यहाँ लग जाएंगे तो इनकी फैमिली भी आ जाएगी, बाकी भी आ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये बस जाएंगे। क्या किया मुझे ये बताइए। इस हुकूमत ने 10 साल में जो है किस पंडित को लाए? पंडितों को सिर्फ इस्तेमाल किया वोट के लिए, हर वक्त वोट के लिए इस्तेमाल किया, दिया कुछ नहीं। जो 3000 बच्चे यहाँ काम करते थे, जब मिलिटेंसी फिर शुरू हो गई वो भाग गए, जम्मू में बैठे हैं। उसके जिम्मेदार हम हैं या ये है? अगर जो सेपरेटिस्ट हैं अगर वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अच्छा है ना? मुझे आप ये बताइए। सुनिए, मैं आपको एक सवाल करता हूँ। जगमोहन की किताब खोल लीजिए। जब हम 70 सेपरेटिस्ट को मेन स्ट्रीम में लाए, उसके बारे में क्या कहते थे उस वक्त? ये जी इनके साथ मिले हुए हैं, हम इनको मेन स्ट्रीम में लाए थे उस बंदूक को छोड़ के, और नॉर्मल जिंदगी बसर करें यहाँ पे, वो इनको नहीं दिखा। उस वक्त हम दुश्मन थे, और जगमोहन की किताब दिखा रही है आपको। आज आप कहते हैं ये सेपरेटिस्ट आ रहे हैं। कौन ला रहा है? ये तो ला रहे हैं, ये तो लाने वाले हैं। क्या जब इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उसमें क्या नारे मारे इंजीनियर के लोगों ने? हम क्या चाहते? आज़ादी, वी वांट फ्रीडम फ्रॉम इंडिया। ये आपने हिंदुस्तान के लोगों को बताया भारत के लोगों को? कितना इस रियासत को बर्बाद करोगे, कितना इस पे मुसीबत डालोगे? हम पाकिस्तानी नहीं हैं, न थे, न है, न होंगे। ये बात याद रखिएगा। हम मरे हैं हिंदुस्तान के झंडे को ऊपर रखने के लिए। जब मिलिटेंसी शुरू हुई, कौन मारे गए? हम कश्मीरी मुसलमान, हमारे लीडर, हमारे ऑर्डिनरी वर्कर गोलियों के निशान हुए। यही लटम जिसको ये कंधार ले गए, उसने मेरे चचेरे भाई को मारा, उसने मेरे एमएलए को घर जाके गोली मार दी, उसने बच्चे को खड़ा किया पुल के ऊपर, बम लगाए उसके ऊपर, डर पैदा करने के लिए बटन दबाया, उसके चिचड़े उड़ गए। उसी को आप कंधार ले गए। वो मौलाना अजहर जो आज आपकी मिलिटेंसी चला रहा है, मैं इनसे कहता था मत करो, तुम भारत को कमजोर कर रहे हो जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इनको भरोसा नहीं आया। अच्छा एक बात बताइए लास्ट डॉक्टर साहब, कि आपका आइडिया ऑफ कश्मीर एंड आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? क्या कैसे भारत को आप देखना चाहते हैं
कैसे कश्मीर को आप देखना चाहते हैं? मैं भारत को देखना चाहता हूं जो गांधी का विजन था, जो नेहरू का विजन था, कि सब इकट्ठे रहें। नहीं तो मुझे बताइए, मेरा और तमिलनाडु का क्या कांटेक्ट है? न मौसम ऐसा, न खुराक ऐसी, न कपड़े ऐसे, न कभी उनने 30 डिग्री से नीचे नहीं देखा। हम यहाँ द्रास में 25 डिग्री माइनस देखते हैं, यहाँ 6 और 7 माइनस होता है। मगर क्या मिलाता है हमें कि हम दोनों इकट्ठे इस भारत को बना सकते हैं, अकेले नहीं बना सकते। यही है भारत की वो स्ट्रेंथ, अनेकता में एकता। जब तक हम अनेकता को मजबूत नहीं करेंगे, हम भारत की एकता को मजबूत नहीं कर सकते। अनेकता जरूरी है और मजबूती भारत की उसी में है। कोई भी रियासत कमजोर रहे, पिछड़ी रहे, उनके पैसे बंद किए जाए, तो हम भारत को मजबूत बनाएंगे। अगर इंसान का एक हिस्सा बैठ जाए तो क्या इंसान काम कर सकता है इतना जितना पहले करता था? मैं इनसे कहता हूं जो आज हुकूमत कर रहे हैं, भारत को अगर मजबूत करना है तो हम सबको इकट्ठे चलाना है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ज़ोरास्ट्रियन हो, जैन हो, या कोई मजहब नहीं हो, हम सब ने इकट्ठे इस भारत को बनाना है। अकेला भारत नहीं बन सकता। चलिए, फारूक अब्दुल्ला उस भारत को देखना चाहता है जिसमें मैं आज़ादी से चल सकूं, आज़ादी से बोल सकूं, आज़ादी से बात कर सकूं। मैं इस भारत को नहीं देखता जिसमें आज डर है, खौफ है कि जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। मैं इस भारत को उस भारत पर वापस लाना चाहता हूं जो महात्मा गांधी का भारत था, थैंक यू डॉक्टर नेहरू फारूक का भारत था। जी, थैंक यू डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर